नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कुछ तकनीकी खामी होने की वजह से हमारा जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स है वो थोड़ी सी डिले हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, दोबारा से एक बार इसको, बिकॉज मैंने लिख दिया था, सारा समझा भी दिया था। अब हम दोबारा एक बार से समझ लेते हैं कि क्या होता है। हम पढ़ने जा रहे थे राजस्थान के इतिहास के स्रोत। राजस्थान के इतिहास के स्रोतों में मैंने आपको बताया था स्रोत क्या होते हैं। स्रोत कभी भी हमेशा है ना, स्रोत वो होते हैं जो इतिहास लेखन में हमारी मदद करें। क्योंकि जो इतिहासकार इतिहास लिख रहा है, तो इतिहास लिखेगा तो किससे लिखेगा इतिहास? उसके पास कुछ ऐसे टूल्स होने चाहिए जिससे वो इतिहास लिखे। तो वो स्रोतों के माध्यम से तत्कालीन स्रोत निकालता है। जैसे मान लो कोई इंडस घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास लिख रहा है, तो वो क्या करेगा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी स्रोत होंगे, जैसे वहां पे उत्खनन करेगा वो, तो उसको बहुत सारी पुरातन सामग्रियां मिलेगी। ठीक है, तो उन सामग्रियों का प्रयोग करके फिर और दूसरे लेखकों ने कैसा उसके बारे में पहले लिखा है, उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर एक इतिहास का निर्माण करने का प्रयास करेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कैसे होंगे, उनकी धार्मिक स्थिति कैसी होगी, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी होगी, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, सब पर वो थोड़ा 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 कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करेगा। तो हम कभी भी जब भी हम बात करते हैं, किसी भी इतिहास के स्रोत की बात करते हैं ना, चाहे राजस्थान का इतिहास हो, विश्व का इतिहास हो, किसी भी इतिहास के स्रोत में हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखते हैं कि उसका इतिहास लेखन में क्या योगदान है। तो हम जो भी इतिहास का स्रोत पढ़ते हैं तो उसमें सबसे प्रमुखतः ये ध्यान रखते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि उसका इतिहास लेखन में अगर वो चीज नहीं मिलती अपने को, तो उसके बिना इतिहास थोड़ा सा तो अधूरा लगता हमें। ठीक है, तो हम हमेशा उन इंपॉर्टेंट स्रोतों पर ज्यादा ध्यान देंगे जिनका इतिहास लेखन में बहुत अहम योगदान हुआ है राजस्थान के इतिहास में। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो स्रोतों को हम बहुत पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पिछले बार हमने समझाया कि अभिलेखीय स्रोत होते हैं, कुछ साहित्यिक स्रोत होते हैं, कुछ कलात्मक स्रोत होते हैं। अभिलेखीय स्रोत वो होते हैं जिनको किसी न किसी चीज पे लिखा जाता है, चाहे वो शिलाओं पे लिखेंगे तो वो शिलालेख कहलाएंगे, दीवारों पे लिखेंगे तो वो भित्ति लेख कहलाएंगे, मूर्तियों पे पीछे लिखेंगे या मूर्तियों के नीचे लिखेंगे तो वो क्या कहलाते हैं, मूर्ति लेख कहलाते हैं। मुद्राओं, जो कोई भी राजा जब मुद्राएं जारी करेगा तो वो मुद्रा लेख कहलाएगा। मुद्रा लेख से तत्कालीन आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। शिलालेख, शिलालेख अभी अपन पूरा चर्चा करेंगे क्योंकि सबसे पहला जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो लेक्चर है शिलालेख, इंस्क्रिप्शन। तो अपन इस पर पूरी प्रॉपर चर्चा करेंगे कि कैसे क्या होता है। फिर मूर्ति लेख होता है, न्यूमिस्मेटिक्स मुद्रा लेख होता है, दान लेख होता है। तो दान, जब राजा कोई भी चीज, किसी भी चीज को, भूमि को दान करता है, क्योंकि सबसे पहले जो परंपराएं थी भूमि दान की परंपराएं चली थी, तो जब राजा किसी को भूमि दान करेगा तो वो उसका प्रूफ देगा उसको। जैसे आज के टाइम पे नहीं होता, अपन कुछ भी होता है तो पट्टे लेते हैं, भाई जमीन का पट्टा बनेगा नहीं बनेगा, वो आपके पास एक लेजिटिमेट प्रूफ होगा कि ये जमीन जो है आपको बिलोंग करती है। वैसे तत्कालीन समय में क्या होता था, पुराने टाइम में राजा जो है दान पत्र लिखता था या दान लेख लिखता था, ये चीज जो है हम इनको ट्रांसफर कर रहे हैं, ये जमीन जो है हम फलाने फलाने व्यक्ति को ट्रांसफर की जा रही है। तो ये चीज दान लेख तो भी इतिहास में बहुत सारी चीजों का पता चलता है। दान लेख के साथ साथ हमें बहुत सारे तत्कालीन सामंती व्यवस्थाओं का पता चलता है। तत्कालीन बहुत सारी ऐसे अधिकारी गण जो उन दान परंपराओं में सम्मिलित होते थे, उन अधिकारी गणों की हमें आइडिया लगता है कि कौन कौन से अधिकारी उस समय पे होते थे। तो हमें बहुत सारी अलग अलग डायमेंशन में इतिहासकार उसमें से अपना अर्थ निकाल लेते हैं कि जो भी अपने को सोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, तो फिर साहित्यिक सोर्सेज होते हैं, जैसे पत्र पत्रिकाएं हैं। ठीक है, इतिहास में बहुत सारी पुस्तकें लिखी जाती है, तो पुस्तकें हैं जो काव्य लेखन में, जब व्यक्ति काव्य लेखन भी लिखता है तो उसमें भी हमें कई बार इतिहास का पता चल जाता है। नाटकों में इतिहास का पता चल जाता है, पुरालेखों में हम पता लग जाता है। जैसे बही, पुराने समय की कोई बही हाथ लग गई तो हमें उस समय की आर्थिक स्थिति का पता चल जाएगा। पट्टे हाथ लग गए, फाइलें हाथ लग गई। तो हमेशा साहित्यिक स्रोतों का भी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण रोल होता है। फिर कलात्मक स्रोत होते हैं, जैसे कुछ स्थापत्य कला को संबंधित स्रोत होंगे। ठीक है, स्थापत्य से कैसे पता चलेगा, अगर भव्य निर्माण होगा, उनमें पत्थरों का कैसा प्रयोग हुआ, भव्य अगर निर्माण हुआ, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई किसी व्यक्ति ने या किसी राजा ने, तो पता चलेगा भाई आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ थी, इसीलिए भव्य मंदिर बनाए गए या भव्य इमारतें बनाई गई। ठीक, अगर आदमी अच्छा व्हाइट मार्बल का प्रयोग कर रहा है किसी इमारत में, तो इससे भी समृद्धि का पता चलेगा, भाई ये आदमी समृद्ध है और कला प्रिय आदमी है ना, वो चीज पता चलेगी। अगर उसको मैं लाल पत्थरों का प्रयोग करा किसी आदमी ने, तो पता चलता है भाई ये शौर्य को पसंद करता है, वीरता को पसंद करता है। ठीक है, तो अलग अलग
स्थापत्य में भी अलग अलग चीजें डाल के उसका अपना एक एक्सप्लेनेशन हो जाता है, इतिहासकार अपनी चीजें निकाल लेता है वहां से। फिर चित्रकला से भी हमें बहुत सारे सोर्सेज की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आज हमारा जो मूलभूत जो टॉपिक होगा, स्रोत में अपन पढ़ेंगे आज से शिलालेख। क्या पढ़ेंगे? शिलालेख। मैंने आपको बहुत क्विक में ये समझा दिया कि अपने को ये चीजें स्रोत में ध्यान रखनी है। हम पढ़ेंगे शिलालेख। ठीक है, एक और स्रोत हो सकता है, जैसे अपन अपना सब हो गया, कलात्मक स्रोत हो गए, साहित्यिक स्रोत हो गए, अभिलेखी स्रोत हो गए, पुरालेख भी हो गया। तो ये लगभग स्रोतों के यही टाइप होते हैं, इससे ज्यादा कई स्रोत होते हैं। ठीक है, मेरी समझ के हिसाब से तो फिर और भी ज्यादा सोर्सेज, राजस्थान के इतिहास में इतने ही सोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब अपन राजस्थान के इतिहास में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर आएगा वो रहेगा, इस स्रोतों में भी हम सबसे पहले लेंगे शिलालेख। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है अपना शिलालेख। क्या होता है शिलालेख? शिलालेख, पुरालेख जो परंपरा होती है ना, उसमें सबसे पहला माध्यम है शिलालेख। मतलब शिलाओं पे कोई शिला ली, शिलाओं पे कुछ लिख दिया राजा ने, भाई ये फलानी शिला है, इस पे जो भी चीजें लिखी हुई होती है उसके आधार पर वो उसको एक स्रोत मान के उसके आधार पर इतिहास लेखन करना। ठीक है, तो वो एक शिला की परंपरा है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन शिलालेख। अच्छा, इसके लाभ भी है, नुकसान भी है। बस शिलाओं पे अगर तुम कुछ लिखवा रहे हो तो उसका फायदा भी है, कुछ हानि भी है। लाभ तो क्या है, देखो इस चीज का लाभ क्या है, बस शिलाओं पे अगर तत्कालीन राजा ने कोई चीज लिखवाई तो उसका फायदा क्या है? फायदा ये है, देखो उसमें कोई आदमी चेंज नहीं कर सकता, तो नो इंटरफेरेंस। ठीक है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। कोई व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी सामर्थ्यवान व्यक्ति या असामर्थ्यवान व्यक्ति इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर शिला पे कोई लिखवा दिया तो बीच में कोई अक्षर ऐड नहीं कर सकता, बाद में कोई एक चीजें ऐड नहीं कर सकता। वो चीज लिख चुकी तो लिख चुकी। ठीक है, तो उसमें इंटरफेरेंस बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ऐड करने में तो अपन मशीनों से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोई इंटेंशनली ऐसा कुछ करने का प्रयास करेगा तो वो विफल रहेगा। ठीक है, तो हमें जो एग्जैक्ट वहां की थॉट था वो अपने को सीधा सीधा शिलालेखों से मिल जाता है। नुकसान क्या होता है भाई इसमें? नुकसान होता है ये कि राजा खुद लिखवा रहा है शिलालेख, या कोई भी सामर्थ्यवान व्यक्ति लिखवा रहा है शिलालेख, जिसके पास क्या है, पावर है। या तो कोई सामर्थ्यवान लिखवाएगा शिलालेख, कोई सेठ लिखवाएगा, कोई पंडित जी लिखवाएंगे तो वही लिखवाएंगे शिलालेख, या तो राजा लिखवाएगा। तो ये जो सामर्थ्यवान व्यक्ति थे वो अपने हितों के आधार पर ये लेख लिखवा देते थे। तो इसमें जो है उन हितों को निकाल कर, इनके हितों को निकालकर जो है इतिहासकार अपने हिसाब से व्याख्या करना शुरू करता है, तब जाके इतिहास लिखा जाता है। ठीक है, तो हम कभी भी जब शिलालेख में ध्यान रखते हैं तो उसके लाभ तो ये है कि इसमें ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है, और नुकसान ये है कि राजा या सामर्थ्यवान जो व्यक्ति है ना, जो शिलालेख लिखवा रहा है, वो अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर देता है चीजों को, और इंटरप्रेट कर देता है। तो इतिहासकारों को बड़ा सजग होना पड़ता है कि भाई ये जानकारी में से अपन क्या चीज रखें और क्या चीज निकाल दें। ठीक है, तो शिलालेखों का ये फायदा होता है। तो शिलालेखों के बारे में अपन राजस्थान में जितने भी शिलालेख मिले हैं ना, उनको पढ़ते हैं, और मैंने जो आपको जैसा मेथड बताया था पढ़ने का, अपन उसी मेथड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो शिलालेखों में अपन सबसे पहले मैं हमेशा राजस्थान के मैप के हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको। आज अपन जो है जोधपुर राज्य के जितने भी शिलालेख थे उन पर बात करते हैं। ठीक है, कि जोधपुर में कौन कौन से शिलालेख प्रसिद्ध हैं, स्रोत है, स्रोत के रूप में, तो उन पर बात करते हैं अपन। ये अपना राजस्थान का नक्शा है। देखो नक्शे पे आप मार्क कर सकते हो, लेकिन आपको एक सेंटर थीम पता चलेगी। आज अपन पढ़ रहे हैं जोधपुर। मैंने कल आपको बताया था कि आप जो है कभी भी राजस्थान का इतिहास पढ़ो तो ज्योग्राफी से जोड़ के पढ़ो, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको याद करने में। ठीक है, अपन आज जोधपुर के सारे शिलालेख पढ़ने वाले हैं। उसमें अपन वो चीजें ही इंपॉर्टेंट जो चीजें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को यहाँ पर मेंशन करेंगे। ज्यादा माथाफोड़ी आपकी भी नहीं होनी चाहिए, मेरी भी नहीं होनी चाहिए, तो फटाफट से अपन कवर कर लेते हैं कौन कौन से जोधपुर में प्रमुख शिलालेख थे। तो पहला जो अपना शिलालेख आता है वो है जोधपुर में मंडोर का शिलालेख। ठीक है, टाइम वाइज ही लिखवा रहा हूं मैं। तो फर्स्ट जो शिलालेख आता है अपना मंडोर शिलालेख, आप सब लिखे जाओ। ठीक है, मंडोर का शिलालेख कब का है? ये लगभग 685 एडी के आसपास का है, 685 एडी, क्योंकि ज्यादातर चीजें यही पूछी जाती है कि मंडोर का शिलालेख
तो मंडोर लगभग जोधपुर में पड़ता है अपने, है ना, पुरानी राजधानी है जोधपुर की। तो मंडोर में 685 का जो शिलालेख है वो क्या क्या जानकारी अपने को इतिहास की देता है। तो पहली जो जानकारी देता है, इसमें एक ब्राह्मण रहता है चणक, ब्राह्मण चणक, उसका बेटा रहता है माधु। तो ब्राह्मण चणक का पुत्र माधु, ठीक है, वो उसने क्या करा था, एक बावड़ी बनाई थी मंडोर में। अब इससे क्या पता चला अपने को, इससे यह पता चला कि मंडोर में इस समय भी बावड़ियां बन रही थी, ठीक है। जल पेयजल स्रोतों के रूप में बावड़ी का इंपॉर्टेंस पता चला, ठीक है। हाँ, इसमें प्रभावशाली व्यक्ति का भी पता चला कि ये ब्राह्मण चणक कोई प्रभावशाली व्यक्ति था, ठीक है, जो बावड़ी बनवा रहा है, ठीक है, कहां पे, मंडोर में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से निकल के आती है, इससे ज्यादा आपकी क्वेश्चन बनेगा नहीं इसमें। मंडोर में, मंडोर शिलालेख 685 और क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां पे ब्राह्मण चणक ने बावड़ी निर्माण करवाया था, दैट्स इट। इससे ज्यादा आप पढ़ोगे फालतू का बोझा आप लेके जाओगे एग्जाम टाइम में, आप पूरा दिमाग आपका खराब करवा लोगे। ज्यादा चीजें, ज्यादा इंफॉर्मेशन जब आप कलेक्ट करके रखोगे ना, तो कुछ चीजें तो आपके दिमाग से छूट जाएगी। तो कम से कम इंफॉर्मेशन और उसमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट, यही हमारा उद्देश्य है इसमें। तो पहला जो शिलालेख था अपना मंडोर शिलालेख 685। एक और शिलालेख था बुचकला, बुचकला भी जोधपुर में है, ठीक है। ये लगभग 815 के आसपास का शिलालेख है। बुचकला शिलालेख कब का है, 815 के आसपास का, ठीक है। खोज किसने करी थी, एक नानूराम जी थे ब्रह्मभट्ट। वैसे खोज ये पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ ले अगर ये खोज, तो ब्रह्मभट्ट नानूराम, ब्रह्मभट्ट नानूराम ने इसकी खोज की थी। किसने खोज करी थी बुचकला 815 वाले शिलालेख की, ठीक है, ब्रह्मभट्ट नानूराम ने, है ना। बुचकला लगभग कहां पड़ता है, ये बिलाड़ा के आसपास पड़ता है अपने, बिलाड़ा, बिलाड़ा जोधपुर में पड़ता है अपने। तो बिलाड़ा तहसील भी है, जहां तक जोधपुर की तहसील है बिलाड़ा, तो बिलाड़ा में पड़ता है अपना बुचकला 815। ब्रह्मभट्ट नानूराम ने खोज करी थी, किसके बारे में है ये, पहला तो ये है कि ये संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में, और संस्कृत में किसके समय का है, तो गुर्जर प्रतिहारों के समय का है। कब का है, गुर्जर प्रतिहार काल चल रहा है 815 के आसपास। किसका टाइम लगभग मानते हैं अपन मंडोर के प्रतिहारों में, लगभग नागभट्ट फर्स्ट का टाइम है। तो ये किसका किसका शिलालेख है, ये नागभट्ट फर्स्ट गुर्जर प्रतिहार शासक का शिलालेख है। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। किसने खोज करी थी, ब्रह्मभट्ट नानूराम ने खोज करी थी। कहां पड़ता है, लगभग ये बिलाड़ा में पड़ता है बुचकला, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये पूछेगा नागभट्ट फर्स्ट का कौन सा शिलालेख अपने को जोधपुर में मिलता है, तो वो बुचकला शिलालेख है। कब का है, 815 ईस्वी का, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। इसके अलावा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है ना, वो है हमारे शासक और सामंतों के बीच में कैसे संबंध थे, शासक और सामंत के मध्य संबंधों के बारे में। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या निकल के आ रही है भाई इससे, बुचकला शिलालेख से सर्वप्रथम ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में शासक और सामंत के बारे में जानकारी, अभी अपन आगे पढ़ेंगे बिजोले शिलालेख और सारे शिलालेख पढ़ेंगे, तो हमें वहां पे भी कुछ हद तक ऐसे शासक सामंतों के बीच में संबंधों के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने को अगर ऑप्शन में नहीं आए और ये आ जाए ऑप्शन में बिलाड़ा बुचकला, तो बोलेंगे शासक और सामंतों के मध्य संबंधों के बारे में जानकारी अपने को कहां से मिलती है, तो वो कौन सा है, बुचकला शिलालेख। या फिर ये पूछ सकता है कि गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट फर्स्ट का वह अभिलेख जिसमें हमें शासक और सामंतों के बीच की जानकारी मिलती है, उनके संबंधों के बीच की जानकारी मिलती है, तो वो कौन सा शिलालेख है, बुचकला शिलालेख। कब खुदवाया था इसने, 815 ईस्वी के आसपास। इसकी खोज किसने की थी, ब्रह्मभट्ट नानूराम ने। संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है, जरूर है, इंपॉर्टेंट। मंडोर में, कहां पे, मंडोर में। मंडोर जो शिलालेख है वो ब्राह्मण चणक पुत्र माधु ने खुदवाया था। बावड़ी निर्माण के बारे में हमें पहली जानकारी देता है 685 के आसपास का मंडोर का शिलालेख। बुचकला शिलालेख संस्कृत का शिलालेख, सामंत और शासक के मध्य का संबंधों पर आधारित शिलालेख, ठीक है। दो शिलालेख आपको ये इंपॉर्टेंट पता चल गए। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट शिलालेख आता है अपने, वो है मंडोर का शिलालेख। मंडोर शिलालेख, मंडोर शिलालेख, ये लगभग अपना 830 के आसपास का शिलालेख है, 830 ईस्वी का।
ये 815 का है, नागवट फर्स्ट के टाइम का। 830 बताओ किसका टाइम है? बाउक का। किसके टाइम का शिलालेख है? बाउक ने खुदवाया था। 830 बाउक। ठीक है, कहां? मंडोर, जोधपुर में पड़ता है। अच्छा, अगर ध्यान रखना, यहां पे भी मंडोर शिलालेख है, ये भी मंडोर शिलालेख, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टाइम पीरियड देखे 685 पूछ ले, अगर टाइम पीरियड देके 685 पूछ ले तो आप बावड़ी निर्माता का नाम बता दोगे? अगर टाइम पीरियड देख के वो किसी गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम दे दे या टाइम पीरियड दे दे तो आप क्या है, कौन सा शिलालेख का अंदाजा लगाओगे? इस मंडोर शिलालेख का जो बाउक ने खुदवाया था। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की बात है। ठीक है, और इसमें जो है ना विष्णु मंदिर का जिक्र, अपने विष्णु मंदिर का जिक्र, किसका जिक्र है? विष्णु मंदिर का जिक्र। अच्छा, ये इसके बारे में एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि जोधपुर जो दुर्ग है ना, जोधा जी बनवाए थे और उसके परकोटा बन रहा था। परकोटा जब तैयार हो रहा था तो जोधपुर के किसी व्यक्ति ने, जो वहां पे श्रमिक वगैरह काम कर रहे थे, तो मंडोर से बड़े बड़े भाटे उठा के लेके आया, पत्थर उठा के लेके आया। तो मंडोर से पत्थर उठा के लेके आया, तो एक पत्थर ये मंडोर शिलालेख को लाके जोधपुर परकोटे में लगवा दिया उन्होंने। ठीक है, अब ये जाने में लगवाया अनजाने में लगाया किसी को ज्ञात नहीं है, लेकिन इसका संरक्षण, मंडोर शिलालेख का संरक्षण हो गया क्योंकि वो परकोटे पे एकदम सटीक जगह पे लगा हुआ था। तो वो संरक्षण का भी इन्होंने काम किया। तो मंडोर शिलालेख को जो 830 का था, बाउक का भी लेके विष्णु मंदिर की जानकारी देता है। कहां पे लगा हुआ था? जोधपुर दुर्ग के परकोटे पर, जोधपुर दुर्ग के परकोटे पर लगा हुआ था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल आप ध्यान रखना सब। ओके, और इससे अपने को क्या जानकारी मिलती है? विष्णु मंदिर की तो जानकारी मिलती है, लेकिन हमें जो है प्रतिहार वंशावली की भी जानकारी मिलती है यहाँ से। जब अपन गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले अपन मंडोर शिलालेख वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि गुर्जरों की जो प्रतिहारों की जो वंशावली है वो कैसे शुरू होती है। एक ब्राह्मण थे हरिश्चंद्र जी, हरिश्चंद्र से जो वंशावली शुरू होती है, बाऊ कप्पुक सारे जितने भी गुर्जर प्रतिहार मंडोर के जो गुर्जर थे वो सारी जानकारी अपन यहाँ से मिलते हैं। तो ये ब्राह्मण, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो हरिश्चंद्र है वो गुर्जर प्रतिहारों का क्या है? आदि पुरुष है। तो आदि पुरुष की जानकारी भी कहां से मिलती है? अपने को मंडोर शिलालेख से। और प्रतिहार वंशावली कहां से मिलती है अपने को? मंडोर शिलालेख से। और एक और 4 अभिलेख है इंपॉर्टेंट जोधपुर में जो मिले हुए हैं अपने को। तो चौथा अभिलेख है गटियाला वाला शिलालेख, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको नक्शे को आप देख लेना, मिटा लेना अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी है आप बनाओ या फिर आपको जैसे याद हो जाए वैसे आप कर लो। आप ये शीर्षक डाल के भी लिख सकते हो, जोधपुर के प्रमुख शिलालेख, इस शीर्षक से भी, ताकि आपको जब, क्योंकि मैं तो आपको नोट्स बनाने की सुविधा के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, जो भी चीजें बता रहा हूँ मेरा तरीका यही होता है, नोट्स में ऐसे ही बनाता हूँ। ठीक है, तो चौथा जो शिलालेख होता है जोधपुर का अपना कौन सा है? कौन सा शिलालेख है? चौथा शिलालेख है घटियाला वाला शिलालेख, जो लगभग 861 के टाइम का है। घटियाला, ठीक है, लगभग 861 के टाइम का है। ये किसका है? 830 में बाउक, और ये है कप्पुक का। किसका शिलालेख है? कप्पुक। ठीक है, घटियाला वाला शिलालेख है। ओके, कप्पुक के टाइम का है। तो एक जैन टेम्पल है यही मंडोर के आसपास, जैन टेम्पल है जिसको माता की साड़ कहते थे। माता की साड़, ये साल नहीं है, साड़ है ना, गली नहीं होती, घड़ी है ना। वैसे राजस्थान में माता की साल नहीं है, साड़। ठीक है, तो माता की साड़ घटियाला अभिलेख कहां मिला है? कप्पुक का है 861 में। ठीक है, तो माता की साड़ जो है एक जैन टेम्पल है, जैन मंदिर है। तो जैन मंदिर के माता की साड़ पे ये लगा हुआ था शिलालेख। ठीक है, घटियाला वाला शिलालेख। इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? ये भी संस्कृत में अपने, किसमें? संस्कृत में, और ये गद्य और पद्य दोनों में। चंपू शैली जिसको अपन बोलते हैं ना संस्कृत भाषा में, और चंपू शैली में। चंपू शैली किसको बोलते हैं? जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। या तो ये पूछ लेगा कि ये कौन सा शिलालेख, जोधपुर का कौन सा शिलालेख चंपू शैली में लिखा हुआ है? चंपू शैली का मतलब है जो गद्य में भी लिखा हुआ है, पद्य में भी लिखा हुआ है। तो वो कौन सा शिलालेख है? घटियाला शिलालेख। ठीक है, ये चारों ऑप्शन में दे सकते हैं आपको, और पूछ लेते हैं भाई कौन सी चंपू शैली में। कौन माता की साड़ जैन मंदिर के दीवारों पर लगा हुआ था? तो कौन लगा हुआ था? घटियाला शिलालेख।
किसने लिखा, किसने वो करवाया था उत्कीर्णन इसका? वो करवाया था गुर्जर प्रतिहार शासक कपकुक ने। किसने करवाया था? कपकुक ने। ठीक है, मंडोर का प्रतिहार शासक था ही सही है। और मैंने जो बताया था आपको, जैसे वो भी प्रतिहार वंशावली की जानकारी दे रहा है, ये भी प्रतिहार वंशावली की जानकारी देगा अपने को। क्या बताएगा? कि हरिश्चंद्र के 4 बेटे हुए थे। क्या बताएगा? हरिश्चंद्र के 4 बेटे हुए थे। हरिश्चंद्र का उल्लेख करेगा, प्लस इसके 4 बेटे हुए थे, 4 पुत्र। अब अपन ये सब चीजें जो जानकारी है ना, वो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन 4 बेटे थे। तो इंपॉर्टेंट इनमें जो बेटा था ना, वो रजिल था, जो प्रतिहार एक्चुअली हरिश्चंद्र की 2 शादियां हुई थी। एक ब्राह्मण कन्या से शादी हुई थी, एक क्षत्रिय कन्या से शादी हुई थी। हरिश्चंद्र स्वयं ब्राह्मण थे और 2 कन्याओं से इनकी शादी हुई थी। तो ब्राह्मण से जो बच्चे पैदा हुए वो तो कहलाए ब्राह्मण प्रतिहार। तो आज भी ब्राह्मणों में एक प्रतिहार शाखा पाई जाती है। और क्षत्रियों में जो कन्या, क्षत्रिय कन्या से जो शादी हुई और उनसे जो संतानें बनी, वो थी पूरे क्षत्रिय प्रतिहार। ठीक है, और उनमें जो फेमस राजा हुआ था वो रज्जिल हुआ था। और रज्जिल के बाद से अपन देखेंगे नागभट्ट आता है, तात आता है ना, बहुत सारे शासक देखेंगे इनमें, है ना। तो वो सारी चीजें आप अभी, ये ज्यादा इस पे डिटेल में अपन गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ेंगे तब आराम से बात करेंगे। आप अभी सोर्सेज के रूप में इनका क्या इंपॉर्टेंस है उस पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें। ठीक है, संस्कृत का हरिश्चंद्र का शिलालेख है, सॉरी हरिश्चंद्र का नहीं, शिलालेख कपकुक का है। हरिश्चंद्र का उल्लेख मिलता है, उसके 4 बेटे थे, इनमें भाग, भोग, रज्जिल। ठीक है, तो इनमें रज्जिल जो है इंपॉर्टेंट था। तो मतलब इसमें भी प्रतिहारों की जो वंशावली है ना, उसकी जानकारी मिल रही है आपको। ठीक है, किसकी जानकारी मिल रही है? प्रतिहार वंशावली की जानकारी मिलती है। अच्छा, इसमें क्या पूछते हैं, इसमें इसमें एक और जानकारी मिलती है कि नागभट्ट जो था ना, नागभट्ट फर्स्ट उसने मेड़ता को राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था? अच्छा, अब वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी है ये भी। मंडोर राजधानी थी, सबको पता है, लेकिन मेड़ता भी प्रतिहारों की राजधानी रही है। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। कहां से मिलती है अपने को ये इंफॉर्मेशन? घटियाला शिलालेख से। ठीक है, मेड़ता को नागभट्ट फर्स्ट ने राजधानी बनाया, ये बात अपने को कहां से मिल रही है? घटियाला शिलालेख से। किससे मिल रही है? घटियाला शिलालेख से। अच्छा, इसके लेखक कौन थे और इसको उत्कीर्ण किसने किया था, ये भी जानकारी कभी कभी पूछ लेते हैं। हालांकि इतने सारे लोग हो गए ना, पहले शुरुआत में कम शिलालेखों का ज्ञान था ना, तब बहुत जगह पूछ लेते थे कि लेखक कौन है पर्टिकुलर शिलालेख। और स्पेशली जो फेमस शिलालेख है ना, जैसे घटियाला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट शिलालेख है, इनके लेखक और उत्कीर्णन थोड़े ध्यान रख लोगे ना, तो वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो इसके लेखक थे मग। लेखक कौन था? मग। और उत्कीर्ण किसने करवाया था? कृष्णेश्वर ने। कृष्णेश्वर ने। आपको याद करना है ये पूरी चीजें। ठीक है, मग तो लेखक थे और उत्कीर्ण करने वाला कौन था व्यक्ति? वो था कृष्णेश्वर। ठीक है, तो अपन जोधपुर में 4 ही शिलालेख पढ़ेंगे। पहला मंडोर पढ़ेंगे, दूसरा बिलाड़ा का बुचकला पढ़ेंगे, तीसरा भी मंडोर है और चौथा घटियाला है। ये चारों शिलालेख में आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बताना। घटियाला शिलालेख वेरी इंपॉर्टेंट शिलालेख है, इसको तो इंपॉर्टेंट लगा लो, एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है घटियाला शिलालेख से। इंपॉर्टेंट, माता की सार जैन मंदिर में मिला है, संस्कृत चंपू शैली में लिखा गया है, हरिश्चंद्र का उल्लेख करता है, नागभट्ट फर्स्ट को ये बताता है कि मेड़ता को राजधानी बनाया था नागभट्ट फर्स्ट, ये बताता है। इसका लेखक कौन है? मग लेखक था। और इसको उत्कीर्ण किसने करा था? कृष्णेश्वर ने करा था। मंडोर शिलालेख, बाउख गुर्जर प्रतिहारों का राजा था जिसने ये मंडोर शिलालेख बनवाया था। विष्णु मंदिर की जानकारी देता है, विष्णु मंदिर की जानकारी देगा। और प्रतिहार वंशावली की जानकारी इससे मिलती है। कहां मिला है? जोधपुर दुर्ग का जो परकोटा बना हुआ है उस पे मिला था, सुरक्षित था। और वो विष्णु मंदिर के उस पे लगाया गया था वैसे बेसिकली, तो है ना, विष्णु मंदिर की जानकारी मिल रही है ना मंडोर में, तो विष्णु मंदिर के दरवाजे पे लगाया गया था, विष्णु मंदिर के। तो बट जब मंदिर तोड़ दिया होगा या मंदिर टूट गया होगा या क्षतिग्रस्त हो गया होगा, कोई भी कारण रहा, तो वहां से वो पत्थर उठ के जोधपुर दुर्ग के परकोटे पे लग गया था, तो यहाँ पे सुरक्षित रहा है काफी समय तक। ठीक है, तो मंडोर शिलालेख वेरी इंपॉर्टेंट। घटियाला शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट। बुज कला में ये ध्यान रख लेना कि ये शासक और सामंत के बीच के संबंधों पर अगर कोई शिलालेख आधारित है तो वो कौन है? बुज कला शिलालेख। एक ये याद रख लेना कि बावड़ी निर्माण 685 एडी में भी बावड़ी निर्माण करवा रहा है। ये कहां पे उल्लेख मिल रहा है? ये भी मंडोर शिलालेख, पुराने वाला मंडोर शिलालेख, ये नया वाला है क्योंकि इसके कंपेरिजन में ये नया है। दोनों हालांकि बहुत पुराने, 685 एडी और 830 एडी।
ठीक है, ये चीजें ध्यान रख लेना। जोधपुर शिलालेख में यही है, हम कल कम से कम 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट लेंगे जहां के अपन शिलालेख कवर कर सकते हैं आधे 1 घंटे में, क्योंकि ज्यादा लंबा लेक्चर भी क्या है, बोरियत पैदा कर देता है। तो मैं कोशिश करूंगा कल आपको 3 या 4 जिलों की जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शिलालेख है वो हम यहाँ पर चर्चा में ले आएंगे उनको। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, बिकॉज आपके एग्जाम्स अभी आने वाले हैं। लगभग फरवरी में आरएस वाला आ रहा है और फर्स्ट ग्रेड की भी जहां तक बहुत जल्दी अनाउंसमेंट आने वाली है आपके। ठीक है, तब तक के लिए आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।